तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। हमने जो लास्ट टाइम पे एनसीईआरटी हिस्ट्री के जो एंशिएंट हिस्ट्री के जो क्लासेस देखी थी, वन लाइनर हम चला रहे हैं आज, और आज के बाद एक क्लास और, ठीक है। अगर एक क्लास में नहीं होता है, मैक्सिमम दो क्लासेस, यानी आपका टोटल जो एनसीईआरटी के मैंने फैक्ट करा दिए हैं पुरानी वीडियो और इनके देखे 6 क्लासेस ये जो हैं, और कुछ क्लासेस मैंने पहले कराई थी, आप लोगों ने वो तैयार की होंगी, तो आपकी एनसीईआरटी हिस्ट्री के एंशिएंट हिस्ट्री का जो क्वेश्चन आएगा आपको बन जाएगा, ठीक है, एनसीईआरटी के लेवल का। और क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही बनते हैं, इस उम्मीद के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। आज हम उससे आगे को देखते हैं, क्योंकि फैक्ट की क्लास है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट की उम्मीद मत करना इन क्लासों में। जब कॉन्सेप्ट वाली क्लास पढ़नी होगी तो बता देना। और ये जो क्लासेस है ना, ये हर एग्जाम के लिए, जैसे लोअर पीसीएस है, अपर पीसीएस है, एनसीईआरटी तो कहीं भी पूछी जाती है ना, तो आपके हर एग्जाम के लिए किसी भी जगह से आप देख रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर की अगर तैयारी कर रहे हैं, अगर वहाँ जनरल स्टडी आपके एग्जाम में आती है तो आपके हर एग्जाम के लिए इक्वली बेनिफिशियल रहेगी, ठीक है। तो हम लोग उससे आगे को आज शुरुआत करते हैं। देखिए, जो कल मैंने पढ़ाया था लास्ट टाइम, मतलब जो मैंने पढ़ाया था उसमें देखिए, अग्रहारिक नाम का एक अधिकारी होता था, वो किस काम, कहाँ क्या काम करता था वो देख लीजिए। अग्रहारिक, जो ये अग्रहारिक होता था, ये धार्मिक न्याय का काम करता था, यानी धार्मिक रूप से न्याय का काम करता था। और ये नॉर्मली एक माठर वंश पाया जाता था, वहाँ था ये, ठीक है। माठर वंश था अपने आप में उड़ीसा के क्षेत्र में। धार्मिक कार्य, धार्मिक न्याय का कार्य, यानी धार्मिक न्याय। और ये किस वंश में प्रचलित था? माठर वंश में। माठर वंश, आपसे ये नहीं पूछेगा कि माठर वंश कहाँ है, क्या है, आप सिर्फ ये रखिए अग्रहारिक धार्मिक न्याय का कार्य करता था माठर वंश में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, जहाँ अशोक ने एक युद्ध किया था, अशोक ने चढ़ाई चढ़ी थी, कलिंग। ये कलिंग कहाँ पड़ता है, आप लोग जल्दी बताइए। उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है? कलिंग, उड़ीसा के क्षेत्र में। और कलिंग का जो फेमस राजा था उसका नाम था खारवेल। कलिंग का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? प्रसिद्ध राजा, कलिंग का सबसे जो प्रसिद्ध राजा था वो कौन था? खारवेल था। इसको आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो कलिंग उड़ीसा में पड़ता है, उसका प्रसिद्ध राजा खारवेल था। अब एक क्वेश्चन और आता है आपका, वो भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इस माठर वंश ने अपने मतलब जो वो टाइम, इनका टाइम पीरियड था, यानी जहाँ पे रूल करते थे, इन्होंने क्या किया था, पूरे जो वर्ष को है, यानी जो ईयर होता है 12 माह का, इन्होंने 12 चंद्रमास में उसको विभाजित किया था। तो क्या लिखोगे, किस वंश ने वर्ष को 12 चंद्रमास में विभाजित किया? 12 चंद्रमास में विभाजित किया, चंद्रमास में विभाजित किया। अगर कभी ये क्वेश्चन दिखे तो विभाजित किया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये वाला, ये मतलब माठर वंश का, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी में है तो मैं आपको बता देता हूँ। क्या पता कब एग्जामिनर आपका एनसीईआरटी पकड़ के पेपर सेट करने लग जाए, तो हम स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। तो 12 चंद्रमास में विभाजित करने वाला कौन सा वंश है? माठर वंश है। आप लोगों को ये भी याद रखना होगा, ठीक है। अब यहाँ से आते जनरल क्वेश्चन जो बहुत फेमस है। एक क्वेश्चन लिख लिया, परमेश्वर परम भट्टारक जैसे महान यानी बड़ी बड़ी उपाधियां लेने वाले शासक कौन थे? गुप्त शासक। तो लिखो परमेश्वर प्लस परम भट्टारक, परम भट्टारक जैसी उपाधियां किन शासकों ने ली थी? लिखो परमेश्वर और परम भट्टारक जैसी उपाधियां किन शासकों ने ली थी? गुप्त। और इन शासकों ने ऐसी उपाधियों के साथ साथ महाराजा धीराज की उपाधि भी ली थी। अब महाराजा धीराज तो और लोग भी लेते थे, लेकिन परमेश्वर और परम भट्टारक जैसी उपाधियां किन शासकों की थी? गुप्त शासकों की। तो क्वेश्चन लिखना, परमेश्वर और परम भट्टारक जैसी उपाधियां किन शासकों ने ली थी? गुप्त शासकों ने। और एक गुप्त काल जो था भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहलाता है, ठीक है। तो इसमें लिखो भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किस काल को कहते हैं? अगर कभी पेपर में आएगा, यानी गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री जो है वो अपने आप में गुप्त साम्राज्य का यानी गुप्त काल को कहा जाता है। आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। इन लोगों के समय में एक और चीज आपको बता देता हूँ, इनके जो सिक्के चलाए थे इन लोगों ने, ठीक है, इनके सिक्कों में एक सबसे बड़ी बात ये थी कि उसमें देवी लक्ष्मी की क्या थी, मतलब चित्र छपे थे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लिखो, किन शासकों के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की मूर्ति, मतलब चित्र थे, देवी लक्ष्मी के चित्र थे,
देवी लक्ष्मी ये थे गुप्त शासक। क्यों देवी लक्ष्मी के इसलिए थे क्योंकि गुप्त वंश में विष्णु जो थे प्रमुख देवता हो गए थे, और विष्णु की वाइफ जो थी, विष्णु की जो मतलब देवी थी यानी रानी थी, वो कौन थी? लक्ष्मी थी। लक्ष्मी थी तो विष्णु की वो क्या थी? वाइफ थी यानी देवी थी, यानी उनकी वाइफ थी। तो ये जो गुप्त शासक थे ये विष्णु को प्रमुख स्थान देते थे, यानी देवताओं का जो अलग अलग देवता थे उनका अलग अलग टाइम पे अलग अलग रोल था। वैदिक पीरियड में कौन फेमस था? उत्तर वैदिक में कौन फेमस हुए? हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या था? उसके बाद क्या हुआ? लेकिन गुप्त आते आते विष्णु जो हो गए थे प्रमुख हो गए थे, तो उन्हीं के वजह से इन लोगों ने अपने सिक्कों पे देवी लक्ष्मी की क्या किए थे? चित्रों को अंकित किया था। आपको ये भी क्या रखना है? दिमाग में रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इन लोगों ने एक सोने की मुद्राएं चलाई जिसको बोला गया दिनार। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किन शासकों ने स्वर्ण मुद्रा के रूप में दिनार नाम के सिक्के चलाए? तो वो कौन थे? अपने आप में गुप्त शासक, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? स्वर्ण मुद्रा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किन शासकों ने स्वर्ण मुद्रा के रूप में दिनार नाम का सिक्का चलाया था? ठीक है, ये कौन है? गुप्त शासक। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, गुप्तों के समय की जो स्वर्ण मुद्रा थी उसका नाम क्या था? दिनार था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार 2-4 स्टार 5-6 स्टार लगा लेना है, ठीक है। अब ये लोग जो गुप्त शासक थे इन्होंने भी कर लिया होगा, तो राज्य कर इनके समय में जो होता था, यानी जो टैक्स लेते थे, ये टोटल उपज का 1/4 टू 1/6 तक, 1/4 से 1/6 ये क्या करते थे? टैक्स लेते थे। यानी अगर जितना उत्पादन होगा उसका 1/4 टू 1/6 इनके टाइम पे राज्य का क्या हुआ करता था? कर हुआ करता था। इन लोगों ने भी अपने साम्राज्य को अलग अलग भागों में बांटा, यानी ऊपर राज्य होगा, उसके नीचे प्रांत होंगे, इसके नीचे जिले होंगे, फिर जो ग्राम वगैरह होंगे, तो उनमें जो इनका प्रशासन था उसका क्रम क्या था? बढ़ता हुआ, ठीक है। तो गुप्त शासन कैसे होता था? देखो, गुप्त शासन कैसे इन लोगों का गुप्त शासन आगे को बढ़ा, आपको ये याद रखना है, ठीक है। सबसे नीचे ग्राम होती थी, फिर विथियां होती थी, फिर विषय होते थे। सबसे नीचे क्या होगा? ग्राम। इससे बड़ी इकाई क्या होगी? विथियां, ठीक है। विथियों से बड़ी इकाई होती थी विषय। विषय मतलब जिले जिसको आप लोग बोलते हो, ठीक है। ये एंशिएंट हिस्ट्री में क्वेश्चन भी पूछता है कि विषय क्या थे करके, तो विषय जिलों को कहा जाता था। विषय से ऊपर इनकी भुक्ति होती थी, भुक्ति के ऊपर राज्य होते थे, ठीक है। भुक्ति बोलते थे प्रांत को, जिसको आजकल आप लोग क्या बोलते हैं? राज्य बोलते हैं। तो भुक्ति क्या था? ब्रैकेट में प्रांत लिख लो, और भुक्ति के बाद जो अंतिम समय में आता है वो आता था आपका राज्य। तो ये पूरा एक सीरीज हुआ करता था गुप्त शासन का। सबसे नीचे ग्राम, विथियां, विषय, भुक्ति या प्रांत, फिर राज्य। तो ये बढ़ता हुआ क्रम है, ठीक है। यानी एक राज्य के अंदर कई प्रांत होंगे, कई प्रांतों के अंदर कई जिले होंगे, जिलों के अंदर विथियां पाई जाएंगी, विथियों के नीचे ग्राम पाए जाएंगे। गुप्त शासन पीरियड इस प्रकार से अपने आप में बटा हुआ था, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। अब देखो, इनके शासन का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था, यानी सबसे बड़ा अधिकारी गुप्त शासन में क्या कहलाता था? कुमार मात्य। सबसे बड़ा अधिकारी, ठीक है, इसको बोला जाता था कुमार मात्य। गुप्त शासन का सबसे बड़ा अधिकारी जो होता था उसको बोला जाता था कुमार मात्य। अब ये कुमार मात्य जो होता था इसको बड़े बड़े जैसे प्रांतों का शासन दिया जाता था, और ये कुमार मात्य अपने आप में बहुत बड़ा अधिकारी इनके समय में होता था, ठीक है। ये तो था गुप्त समय के बाद। अब देखो, एक पुस्तक बहुत फेमस है एंशिएंट हिस्ट्री में, रोमन सिद्धांत। उस पुस्तक का संबंध था खगोल शास्त्र से। तो क्वेश्चन लिखो, रोमन सिद्धांत पुस्तक किस विषय से है? रोमन सिद्धांत नामक पुस्तक खगोल शास्त्र से संबंधित है, ठीक है। ये किस चीज से है? खगोल शास्त्र। खगोल शास्त्र से क्या है? संबंधित है। रोमन सिद्धांत नामक पुस्तक किससे है? खगोल शास्त्र से, ठीक है। इनकी एक बहुत फेमस क्वेश्चन है और है गुप्त शासन का, इन्हीं के समय से मंदिर निर्माण कला का जन्म माना जाता है। तो गुप्त के शासन में लिखो, मंदिर निर्माण कला का जन्म किस शासक के वजह समय में हुआ? तो गुप्त शासन, ठीक है। मंदिर निर्माण कला का जन्म किन शासकों के समय हुआ था? गुप्त शासकों के हुआ था। ये भी आप लोगों को क्या करना है? ध्यान रखना है, ठीक है। अब आ गया सबसे सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नवरत्न किसके दरबार में थे? किस गुप्त शासक के समय में नवरत्न पाए जाते थे? तो लिखो, किस गुप्त शासक के समय में नवरत्न थे? नवरत्न किसके साम्राज्य में थे? सम्राट गुप्त सम्राट, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय उसका नाम है, ठीक है, जिसको विक्रमादित्य भी बोला जाता था। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में क्या हुआ करते थे? नवरत्न। इसी को क्या बोला गया था? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य
द्वितीय भी इसी का नाम था, ठीक है। किसका नाम था? विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय। अब इसके शासन में नवरत्न थे। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि नवरत्न किसके दरबार में थे। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका निश्चित तौर पे आने की संभावना हर एग्जाम में रहेंगी। इन नवरत्नों में से कौन सा सम्मिलित नहीं था, यानी आपको इसके दरबार के नवरत्न के बारे में जानना है, वो कौन नवरत्न थे और उसमें से कौन सम्मिलित था कौन नहीं था, ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके दरबार में पहला कालिदास, इसके दरबार में धन्वंतरी, इसके दरबार में शपड़क, इसके दरबार में अमर सिंह, इसके दरबार में तो लिख लो कालिदास, इसके दरबार में पहला, दूसरा धन्वंतरी। अब हो सकता है कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे कि चंद्रगुप्त द्वितीय के साम्राज्य में जो नवरत्नों में धन्वंतरी था उसका संबंध किससे था, विज्ञान से, गणित से, कुछ भी पूछ सकता है। अब आपका क्या काम है, इसी को तो मेहनत करते हैं। एक बार कालिदास तो सबको पता है, चेक कर लेना इंटरनेट में धन्वंतरी का संबंध किससे था, क्या वो चिकित्सा से संबंधित था, क्या वो गणितज्ञ था, क्या वो खगोल शास्त्री था, क्या वो किस चीज़ से संबंधित था, आपको याद रखना, इन्हीं ऑप्शन में कोई दिख जाएगा, ठीक है। कालिदास है, धन्वंतरी है, इसके अलावा एक शपड़क होता था, एक अमर सिंह था, इसके अलावा शंकु, ठीक है। शपड़क लिखो, शपड़क, अमरकोश की रचना इसी अमर सिंह ने की, ठीक है। अमर सिंह, शंकु, ये सब किसके दरबार में थे, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। जो बाकी के 4 हैं उनका नाम था, एक का वेताल भट्ट, एक का घटकपग, एक वारामिहिर, एक वररुचि, ठीक है। तो अगला लिखो वेताल भट्ट। वेताल भट्ट भी इसके दरबार का नवरत्नों में से शामिल था, ठीक है। तो लिखो वेताल भट्ट, आपने लिख दिया। वेताल भट्ट के अलावा कौन इसके दरबार में था, घटरपग, ठीक है। घटरपर देख लीजिए, घटरपर। इसके अलावा कौन था इसके मतलब वारामिहिर आपने सुना होगा, एक वररुचि था, ठीक है। वारामिहिर लिख लीजिए, वारामिहिर और वररुचि था, ठीक है, वररुचि। ये सब के सब किसके दरबार के नवरत्न थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछता है कि इसके दरबार के नवरत्न कौन कौन से थे, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इनके समय में अजंता में जो चित्रकारी की गई थी उनका संबंध था बौद्ध से, यानी इसके समय ही अजंता की चित्रकारी किस चीज से संबंधित है, गुप्तकालीन बौद्ध कला से। तो अगला क्वेश्चन लिखो, अजंता महाराष्ट्र में, ठीक है। अजंता की मोस्ट इंपोर्टेंट है, महाराष्ट्र में पड़ता है अजंता। अजंता की जो चित्रकारी है या वहाँ जो चित्र बनाए गए वो किस चीज़ से संबंधित है, गुप्तकालीन बौद्ध चित्र है, ठीक है। गुप्त काल में जो बौद्ध चित्र बनाए गए थे, गुप्तकालीन बौद्ध चित्र हैं, यानी गुप्त काल में जो बौद्ध चित्र बनाए गए थे। अजंता की चित्रकारी किस समय की है, आपको यही जानना है, गुप्तकालीन वो थी, ठीक है, ये आपको पता चल जाना चाहिए। अब देखो, एक गुप्त शासक था जिसने गुप्त संवत चलाया था। संवत मतलब होता है ना एक कैलेंडर टाइप का, अपने वो समझ के चलिए आप लोग। तो वो कौन था गुप्त संवत चलाने वाला, चंद्रगुप्त पहला, ठीक है। चंद्रगुप्त 1 था जब वो गद्दी पे बैठा था 319 के आसपास। गुप्त संवत किसने चलाया, चंद्रगुप्त 1 ने। 2 थे ना, एक के दरबार में नवरत्न थे वो अलग है, ये उससे पहले का है, ठीक है। चंद्रगुप्त पहले फर्स्ट ने क्या चलाया था, गुप्त संवत चलाया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखिए एक नाम बताता हूँ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। एक श्रीलंका का राजा था, श्रीलंका का एक राजा था, श्रीलंका राजा, ठीक है। उस श्रीलंका राजा का नाम था क्या, मेघवर्धन। उसने क्या किया, बिहार के गया में, मेघवर्धन, श्रीलंका राजा मेघवर्धन ने बिहार की गया में बौद्ध मंदिर बनाने के लिए किससे परमिशन ली, बौद्ध मंदिर बनाने हेतु अनुमति किससे मांगी थी उसने, ये क्वेश्चन भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। वो था समुद्रगुप्त से, ठीक है, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को क्या बोला जाता है, भारत का नेपोलियन बोला जाता है, और इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। हल्का फुल्का जितना भी मैंने बताया था, वीणा बजाने का शौकीन था, वीणा मतलब सरस्वती की वो मिलती, ये सब। तो श्रीलंका राजा मेघवर्धन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने हेतु किससे अनुमति मांगी थी, समुद्रगुप्त से मांगी थी, ये भी आपको पता चल जाना चाहिए। फाहियान किसके दरबार में आया था, आप लोग जानते हैं, चीनी यात्री था फाहियान। ये किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त के दरबार में, यानी चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में ये आया था फाहियान, ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड लिख दो, चंद्रगुप्त सेकंड। एक आपको मैंने ये भी बताया था, हुणु को अंतिम रूप से पराजित करने वाला कौन था, स्कंदगुप्त। हुणु को अंतिम रूप से पराजित, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है। हुणु को अंतिम रूप से पराजित किसने किया था, अंतिम रूप से पराजित वो कौन था, अपने आप में स्कंदगुप्त था, ठीक है, स्कंदगुप्त।
स्कंदगुप्त ने क्या किया था, हुनु को अंतिम रूप से पराजित किया था। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो ये तो था गुप्त वंश के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब थोड़ा सा हम लोग साउथ की ओर चलते हैं, और साउथ की ओर जाने में एक क्वेश्चन पेपर में पूछता है, सातवाहन एक वंश हुआ करता था, उसका एक राजा था, उस सातवाहन वंश का एक राजा था, उसका नाम था यज्ञश्री सातकर्णी। उसके चित्रों में, उसके सिक्कों पे जहाज का चित्र मिलता है, पता है? तो लिखो किसके सिक्कों पर जहाज का चित्र प्राप्त हुआ है, किसके सिक्कों पर जहाज का चित्र मिला है। ठीक है, ये था एक सातवाहन वंश का राजा, उसका नाम था यज्ञश्री सातकर्णी। क्या लिखोगे? यज्ञश्री सातकर्णी। ठीक है, यज्ञश्री सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी। इसके सिक्कों पर क्या मिला है? जहाज के क्या मिले हैं? अपने आप में चित्र मिले हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखना। और इसी के साथ इस सातवाहन राजाओं ने क्या चलाया था भारत में? शीशे के सिक्के चलाने वाले शासक कौन थे? सातवाहन शासक थे, यानी लैड जिसको बोलते हो आप लोग, लैड। तो शीशे के सिक्के किसने चलाया, अगर आपसे पूछता है? शीशे के सिक्के किन शासकों ने चलाया था? ये चलाया था सातवाहन शासकों ने। क्या चलाया था? सातवाहन शासकों ने। ठीक है, और ये जो सातवाहन शासक थे कहाँ शासन करते थे? उत्तरी महाराष्ट्र प्लस गोदावरी की जो घाटी है साउथ में, गोदावरी घाटी, और कर्नाटका का जो क्षेत्र है, ठीक है, कर्नाटका और प्लस आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में क्या करते थे? सातवाहन लोग शासन करते थे। इन्होंने शीशे के क्या सिक्के चलाए थे, और शीशे के सिक्के चलाने के साथ साथ ब्राह्मणों को भूमि अनुदान करने की जो प्रथा थी, यानी जो ब्राह्मणों को भूमि देने की प्रथा थी, इन्होंने शुरू की थी। ठीक है, तो सातवाहनों में क्या लिखोगे? ब्राह्मणों को भूमि अनुदान, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने वाले शासक, भूमि अनुदान देने वाले शासक कौन थे? सातवाहन थे। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना कि ब्राह्मणों को भूमि अनुदान किन शासकों ने दिया था? सातवाहन शासकों ने दिया था। ठीक है, अब देखो दो शब्द लिखो। एक शब्द लिखो, आपको आहार शब्द सुनने को मिलेगा प्राचीन भारत में। आहार शब्द वो जिले के लिए यूज हुआ है। ठीक है, अशोक ने भी उसका यूज किया था। आहार शब्द जो यूज हुआ है वो जिले के लिए हुआ है। आहार शब्द किसके लिए यूज किया गया है? जिले के लिए आहार शब्द यूज किया गया है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गैल्मिक प्रशासक कहाँ का होता था? ग्रामीण क्षेत्र का होता था। तो गैल्मिक लिखो, गैल्मिक प्रशासक कहाँ का था? ग्रामीण प्रशासक, यानी ग्रामीण इलाकों का एक शासक प्रशासक हुआ करता था, वो उसको बोला जाता था गैल्मिक, यानी गैल्मिक प्रशासक। ठीक है, ग्रामीण इलाकों में होते थे। इसके बाद घोड़ों की सेना, पैदल सेना, हाथियों की कुछ सेना, इस प्रकार से मिला जाता था। उनका जो अध्यक्ष होता था उसको बोला गया था गैल्मिक, यानी गैल्मिक कहाँ के प्रशासक होते थे? ग्रामीण क्षेत्रों के होते थे। अब जैसे मैंने आपको सातवाहन पढ़ाया, सातवाहन की भाषा क्या थी? कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है, तो यहाँ पे लिखो सातवाहन, सातवाहन शासक। ठीक है, इन लोगों की जो भाषा थी वो क्या थी? प्राकृत भाषा थी। ठीक है, इसके अलावा इन लोगों ने जो अभिलेख लिखे, यानी इनके जो अभिलेख लिखे गए हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृत भाषा प्लस ब्राह्मी लिपि, प्लस ब्राह्मी लिपि। ठीक है, इसमें इनके क्या मिलते हैं? अभिलेख मिलते हैं। और इन्हीं का एक शासक था, उसकी बहुत फेमस किताब है, उसका नाम है गाथा सप्तशती। के लेखक कौन है? हाल। गाथा सप्त, यानी क्या लिखोगे इसको? गाथा सप्तशती। ये किसके द्वारा रचित की गई है? इनका एक शासक था हाल। गाथा सप्तशती रचना किसकी है? हाल की है। ठीक है, ये भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। सातवाहन शासकों के अंदर आपको ये मिलेगा। अब बौद्ध के अंदर मैंने आपको दो चीज़ें समझाई थी, अगर आपको पहले याद हो। एक टर्मिनोलॉजी मैंने आपको चैत्य बताई थी, एक विहार बताई थी, विहार। ठीक है, चैत्य और दूसरा बताया था विहार। चैत्य क्या होते थे? ठीक, चैत्य होते थे अपने आप में जो बौद्ध पीरियड था, यानी बौद्धिक समय था, बुद्ध काल था, उन लोगों द्वारा बुद्धों, मतलब एक प्रकार के मंदिर समझ के लिए चलिए, बौद्ध काल में, यानी बौद्ध मंदिरों का जो कार्य होता था, यानी मंदिर से संबंधित जो कार्य करते थे वो चैत्य के अंदर करते थे। और विहार क्या होते थे? इनके जो भिक्षुओं के रहने के लिए जो जगह होती थी उसको विहार। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? बौद्ध मंदिर का कार्य हेतु, यानी बौद्ध मंदिर का कार्य करते थे चैत्य। और इसी प्रकार से विहार क्या होता था? बौद्ध भिक्षुओं का स्थान, बौद्ध भिक्षुक का स्थान जो होता था, निवास स्थान, उनको बोला गया था विहार। इन दोनों चीज़ों को आप लोग ध्यान रखना, मैंने आपको बताया गया है। इसी क्रम में एक मोस्ट इंपोर्टेंट है, कार्ले चैत्य किस राज्य में पड़ता है? कार्ले चैत्य ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
काले चैत्य कहाँ पढ़ते हैं? अपने आप में महाराष्ट्र में पढ़ते हैं। ये भी आप लोगों को क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा। काले चैत्य कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अब देखना इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आता है वो क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको, कई बार आपको पेपर में देखने को मिलेगा। वो अशोक के जो अभिलेख हैं उसमें साउथ के 3 प्रसिद्ध राज्यों का वर्णन है। अब वो क्वेश्चन क्या पूछता है, इसमें से अशोक के किस अभिलेख में इसका वर्णन नहीं है? तो आपको क्वेश्चन क्या लिखना है, अशोक के अभिलेखों में दक्षिण भारत के प्रमुख राज्य उनका जो नाम मिला है। तो अशोक अभिलेख में दक्षिण भारतीय राज्य यानी साउथ इंडिया के जिन राज्यों का इसके अभिलेख में वर्णन मिला है उनके नाम। पहला चोल, दूसरा पांड्य, तीसरा चेर। ठीक है, ये बहुत फेमस है। इसमें चोल, पांड्य, सातवाहन नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। चेर को केरल पुत्र भी बोलते हैं। ठीक है, चोल, पांड्य, चेर के बगल में केरल पुत्र लिख लो, एक सती पुत्र लिखो, इनके नाम मिले। इसको बोलते हैं केरल पुत्र। ये 3 क्वेश्चन आता है, एक सती पुत्र भी लिख लो। आपको ये बहुत बार पेपर में देखने को मिलेगा कि जो अशोक के अभिलेख हैं उसमें से साउथ इंडिया में किन शासकों के मतलब किन राज्यों का वर्णन किया गया, चोल, पांड्य और चेर का किया गया है। सातवाहन नहीं है, ध्यान रखना। पल्लव नहीं है, ध्यान रखना। तो चोल, पांड्य, चेर। ठीक है, CCP कर दो इसको, चोल, चेर, पांड्य, CCP। ठीक है, C² जिसको आप लोग बोलते हैं। तो इनका वर्णन किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में रहता है। अब एक शब्द मिलता है वीरकल। वीरकल शब्द किस चीज़ के लिए यूज हुआ है? कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है आपको। ठीक है, वीरकल शब्द जो हुए हैं अपने आप में किस चीज़ के लिए प्रयुक्त हुए हैं? वीरकल का सीधा सीधा मतलब है एक प्रकार के स्तंभ टाइप के। ठीक है, वीरकल, वीरों के लिए। अब इसमें आप लोगों को सीधी सीधी बात है, पहले के टाइम क्या होता था, जैसे जो वीर राजा होते थे वो किसी गाय और इन चीज़ों की बहुत जो महत्वपूर्ण कीमती चीज़ होते थे, इसको प्राप्त करने के लिए अगर किसी की मृत्यु हो जाती थी, वो वीरगति को प्राप्त कर जाता था, उसके लिए एक प्रकार के स्तंभ लेख टाइप के बना देते थे जिसको वीरकल बोलते थे। वो मैं आपको बता दूंगा। आप एक काम करना, एक बार सर्च करना इसको, वीरकल क्या होता था लिखो, नेट में लिख देना वीरकल क्या होता था पहले के टाइम पे। अगर आपको जवाब मिल जाएगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, नहीं तो मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगा। ठीक है, वीरकल क्या होता था मैंने आपको समझा दिया। अब देखो संगम क्या है। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि संगम क्या होता था। संगम क्या होता था? तमिल इलाका है यानी साउथ में तमिल कवियों का जो सम्मेलन होता था उसको संगम बोला जाता था। ठीक है, तो तमिल कवियों का संघ लिख लो, तमिल कवियों का संघ। तमिल कवियों का जो संघ होता था इसको क्या बोला जाता था? संगम बोला जाता था। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब हम तमिल कवियों के संघ में पहुंच गए तो थोड़ा सा हम साउथ इंडिया के इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं इसी तमिल साहित्य से। कभी कभी मैच करने को आपका पेपर में पूछा जा सकता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, 3-4 लिख लेना आप। ठीक है, कौन सी चीज़ क्या है। पहला आप लोग लिखेंगे तोलकापियम। ठीक है, पहला क्या लिखोगे? तोलकापियम। तोलकापियम पहला ये लिखोगे किस चीज से संबंधित था। इसी तरीके से आप लोग दूसरा लिखो तिरुकुरुल। ठीक है, तिरुकुरल, ये सेकंड लिख लिया आपने। इसके बाद आप थर्ड लिखोगे, उसका नाम है शिल्पाधिकारम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शिल्पाधिकारम क्या है करके। शिल्पाधिकारम और इसी के साथ मणिमेखलईम लिखो आप। शिल्पाधिकारम प्लस मणिमेखलई यानी शिल्पाधिकारम के साथ मणिमेखलय लिख लो, मेखलई जो भी आता है। ठीक है, मणिमेखलय लिख दो, मणिमेखलय। ये क्या क्या है? ये है तमिल महाकाव्य, जैसे आपके रामायण महाभारत है ना, ये साउथ के हैं महाकाव्य, याद रखना। तिरुकुरम जो है वहाँ की दर्शन से संबंधित है, यानी दार्शनिक विचार और सूक्तियाँ इसके अंदर लिखी गई हैं। दार्शनिक विचार प्लस सूक्तियाँ इसके अंदर लिखी गई हैं। और जो पहला है ये वहाँ की व्याकरण और नीतिशास्त्र से संबंधित है। ठीक है, इसमें आपको व्याकरण और अलंकार मिलेंगे। व्याकरण और अलंकार के लिए तोलकापियम फेमस है साउथ में अलंकार शास्त्र के लिए, और तिरुकुरम वहाँ के दर्शन के लिए, और शिल्पाधिकारम ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। शिल्पाधिकारम और मणिमेखले क्या हैं? साउथ में महाकाव्य को कहा जाता है। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन बचे हैं लास्ट में। एक का नाम है वल्लाल। वल्लाल किसको बोला जाता था? धनी किसानों को। ये क्या होते थे? वल्लाल, धनी किसान।
इसको बोला जाता था वल्लाल। इसके बाद एक बहुत फेमस प्राचीन काल में सूती कपड़ा व्यापार का केंद्र होता था, उसका नाम था उरैयूर। उरैयूर क्यों प्रचलित था, उरैयूर क्यों प्रसिद्ध था? सूती वस्त्र के व्यापार केंद्र हेतु लिखो, सूती वस्त्र व्यापार केंद्र, व्यापार कॉटन का केंद्र, ठीक है, कॉटन का यहाँ पे व्यापार होता था। और इसके अलावा लास्ट जो चीज आती है, एनआरडी की उपाधि किसको मिलती थी? सेनाध्यक्ष को। तो एनआरडी की उपाधि लिखो, एनआरडी की उपाधि ये मिलती थी अपने आप में सेनाध्यक्ष को। सेनाध्यक्ष को क्या मिलती थी? एनआरडी की उपाधि मिलती थी, ठीक है। तो ये रहे आपके आज, भले ही थोड़ा सा छोटी वीडियो है, लेकिन आपके आज के जो एमसीक्यू है, यानी एमसीक्यू क्या, वन लाइनर क्वेश्चन जो है, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर जो पोर्शन बचता है आपका मैक्सिमम 2 क्लास का, ठीक है, अधिकतम 2 क्लासेस का आपका क्या बचता है? पोर्शन बचेगा। हो सकता है कि मैं नेक्स्ट क्लास में ही एंड कर दूं, क्योंकि देखो इसमें फैक्ट बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ वो करा रहा हूँ जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से। अगर 1 या 2 या 3 क्वेश्चन अगर बाई चांस एनसीईआरटी हिस्ट्री से आए तो आपका ये काम बन जाएगा, अगर आप लोगों ने इतना करते हैं, ठीक है। तो 1 या 2 क्लासेस जितनी भी आपकी बचते हैं वो देखेंगे, उसके बाद आपके एग्जाम तक हम नई चीज़ें जो भी बचती हैं आपकी वो जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। फिर मिलता हूँ आपके साथ अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।